दोस्तों, मैं आनंद उपाध्याय अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं इस विषय को शुरू करूं, हम अन अकेडमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अन अकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ऐसा हम सब जानते हैं, क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आज के समय हम देखने जाते हैं तो हम अन अकेडमी को पाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, आज आइए जानते हैं। यहाँ आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, इंडिया टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको कहाँ मिल जाते हैं, अन अकेडमी पर मिलते हैं। यहाँ की बात करें तो आपको जो बच्चे सोचते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अवेलेबल कराई गई हैं, जहां आपका डाउट सेशन भी होता है। आप सीधे टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, एक और इसकी विशेषता है, यहाँ बेस्ट कंटेंट अवेलेबल कराया गया है आपके लिए। कैसा कंटेंट है? टीचर्स आपको बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करा रहा है, साथ ही क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अन अकेडमी ने सारे प्रोग्राम को एक ऐप में कन्वर्ट कर दिया है। बड़ी सरलता से आप एक्सेस कर सकते हैं, इजी टू एक्सेस अन अकेडमी में कर सकते हैं और आप क्लासेस लेकर के अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। यहाँ सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो बहुत नाम मात्र का सब्सक्रिप्शन चार्ज अन अकेडमी ने आपके लिए रखा हुआ है। इस तरीके से आप अन अकेडमी से जुड़ करके अपनी सफलता को नए आयाम दे सकते हैं। इसके साथ अब अपने विषय पर मैं लौट करके आता हूं और आपको बताना शुरू करता हूं हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं भाषा। ठीक है, भाषा क्या होती है? तो समझने वाली बात यह है कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मैं अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं। ये जो विचार विनिमय है वो किसी न किसी भाषा के द्वारा होता है। तो परिभाषा क्या होती है? विचार विनिमय के साधन को भाषा कहते हैं। विचार विनिमय के साधन को एक्सप्रेस करते हैं जो आप अपने थॉट, ठीक है, विचार विनिमय के साधन को आप भाषा कहते हैं। संसार में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हीं भाषाओं में एक भाषा है हिंदी, जो बोलने वालों की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। जैसा हम सभी जानते हैं, संसार की सबसे बड़ी बोलने वालों की दृष्टि से भाषा है चीनी, चाइनीज या मंदारिन। दूसरी हो जाती है आंग्ल भाषा या इंग्लिश, और तीसरे नंबर पे हमारी हिंदी। वर्तमान में जिसके बोलने वालों की संख्या 74 करोड़ हो गई है। 74 करोड़ लोग हिंदी को बोला करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदी किस भाषा का शब्द है। एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है मित्रों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और इसका सबसे प्राचीनतम वर्णन मिलता है ईरानी पवित्रतम ग्रंथ जिंदे अवेस्ता में। कहाँ मिलता है? ईरान का एक पवित्रतम ग्रंथ है जिसका नाम है जिंदे अवेस्ता। इसमें सबसे पहली बार हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का वर्णन मिलता है। कि एक ऐसी भी मान्यता है कि सिंधु से हिंदू और सिंधी से हिंदी की उत्पत्ति हुई। प्राचीन काल में ऐसे उदाहरण देखने मिलते हैं कि जो यूनानी और ईरानी थे वो सा का उच्चारण हा की भांति किया करते थे।
क्योंकि प्राचीन समय में कपास को भी सिंडन कहा जाता था और उनको उन्होंने हिंडन कहा। तो ऐसे कई उदाहरण देखने मिलते हैं कि सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा होगा, सिंधी को ही हिंदी कह दिया होगा। और इसमें एक फारसी में प्रत्यय भी होता है, स्थान प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। तो सिंधु का जो क्षेत्र था सिंधुस्तान, सा का उच्चारण हा की तरह, तो वो बन गया क्या, हिंदुस्तान। ये तीनों ही शब्द फारसी के हैं और मित्रों इन तीनों शब्दों का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहां, तो ईरानी पवित्रतम ग्रंथ जींदे अवेस्ता में इसका उल्लेख मिलता है। अब हिंदी साहित्य को जब हम पढ़ने जाते, क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बात जान लीजिए। मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की हम बात करें, इसमें हिंदी सफलता की कुंजी होती है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की बात करें तब भी आपको हिंदी सफलता की कुंजी है। मैं मध्य प्रदेश उपनिरीक्षक परीक्षा की बात करूं तो वहां भी हिंदी सफलता की कुंजी है। तो इसलिए हिंदी का एक टॉप मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक होता है वो उसका इतिहास, यहां से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपसे इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो इसका विकास की बात करते हैं तो हिंदी का विकास संस्कृत के विकास क्रम से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, क्योंकि संस्कृत संसार की समस्त भाषाओं की आदि जननी है। संस्कृत भाषा से ही संसार की सभी भाषाओं की उत्पत्ति होती है। तो संस्कृत का जो ज्ञात लिखित इतिहास है वो 3500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है मित्रों, 3500 वर्ष पुराना है। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है मित्रों। पहला है प्राचीन आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल और तीसरा हो जाता है आधुनिक आर्य भाषा काल। कालक्रम भी देख लेते हैं। प्राचीन आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक गतिशील होता है। 1500 BC टू 500 BC तक चलता है प्राचीन आर्य भाषा काल, जिसे पुनः अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की अगर मैं बात करूं तो वैदिक संस्कृत 1500 BC टू 1000 BC तक गतिशील होता है। इस 500 वर्षों का काल जहां वेदों की रचना हुई। अब वेदों की रचना के संबंध में भी कई तथ्य हैं। वेदों का एक अन्य नाम अपरुषेय भी कहा गया है। अर्थात नहीं पुरुष, किसी पुरुष के द्वारा इनकी उत्पत्ति नहीं हुई। यह ऐसा ज्ञान है जो देवताओं ने ऋषि मुनियों को दिया था। वेदों का एक नाम श्रुति भी कहा गया है। श्रुति का अर्थ होता है ऐसा काव्य जिसको पढ़ा जाए, सुना जाए, परंतु लिखा ना जाए, क्योंकि उस समय पेपर ही नहीं था। पेपर का आविष्कार तो बाद में चाइना में हुआ, ठीक है, तो उस समय पेपर था नहीं। तो क्या करते थे, गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, तो एक गुरुजी होते थे, वो अपने शिष्यों को यह ज्ञान कंठस्थ करा दिया करते थे। तो इसको श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को वेदों का एक अन्य नाम संहिता भी है। वेदों की संख्या 4 है, वो आपको ऐतिहासिक क्रम ज्ञात है। तो वेदों को संहिता भी कहा जाता था। तो वेदों का संकलन करने की अगर मैं बात करूं तो यहां से बता दूं मैं आपको, वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास ने। महर्षि कृष्ण द्वापायन वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया था और यहीं से वह ज्ञान आगे दिया गया। वैदिक संस्कृत में हुई वेदों की रचना। यहां ध्वनियों की बात कर लेता हूं, कितने वर्ण थे, तो हिंदी में वैदिक संस्कृत में 52 वर्ण हुआ करते थे, जिसमें 39 व्यंजन हुआ करते थे और 13 स्वर, 39 कॉन्सोनेंट और 13 वॉवल। यहां पर वर्णों की संख्या 52 थी। आफ्टर दैट आता है लौकिक संस्कृत। लोकधन एक, लोक मतलब जगत की भाषा आ गई है। अब लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जो कालक्रम है वो 1000 BC टू 500 BC तक का काल कौन सा है, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि इसी समय संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य, आप तुरंत बता देंगे, महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था, जिसका वास्तविक नाम जो था वो जय संहिता था। आज भी संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत ही है, ठीक है। संसार का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है मित्रों, संसार का आदि महाकाव्य रामायण को कहा जाता है। संसार के आदि महाकवि
आदि महाकवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। संसार के आदि महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने संसार का आदि महाकाव्य रामायण लौकिक संस्कृत में ही लिखा था। यहां आकर आपका प्राचीन आर्य भाषा काल समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करता हूं मध्यकालीन आर्य भाषा काल की। मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक चलता है। 500 BC टू 1000 AD तक का जो काल है, 1500 वर्षों का जो काल है, वह किस नाम से जाना जाता है? मध्यकालीन आर्य भाषा काल। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पाली, दूसरा भाग प्राकृत और तीसरा भाग अपभ्रंश। मित्रों ध्यान रखना है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश प्रत्येक काल 500 वर्षों का है। तो 500 BC टू 1st सेंचुरी तक जो चलता है वो पाली। और पाली शब्द की मैं बात करूं तो पाली शब्द का अर्थ होता है बुद्धम वचनम रक्षेति, अर्थात भगवान बुद्ध के वचनों को ही पाली कहा गया। भगवान बुद्ध के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना, जब उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह उपदेश महात्मा बुद्ध ने लोगों को लोगों की भाषा में दिया था। आम आदमी की भाषा में आम आदमी की बात करने वाले पहले व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, इसलिए उन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, लाइमलाइट ऑफ एशिया, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की भाषा में आम आदमी की बात की थी। पाली भाषा में लोगों को उपदेश दिए थे। पाली भाषा को देश की प्रथम देशी भाषा भी कहा जाता है। मित्रों, पाली देश की प्रथम देशी भाषा है जिसका जन्म संस्कृत के रूपांतरण से हुआ है, रूप परिवर्तन से हुआ है, वो पाली थी। पाली में बौद्ध साहित्य लिखा गया, पाली में ही त्रिपिटक लिखे गए। आप नाम सुने होंगे इतिहास में, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। दीपवंश, महावंश, मिलिंद पढ़ो जैसे ग्रंथ भी किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। देश की प्रथम देशी भाषा है आपकी पाली। पाली के बाद का जो काल है 1st सेंचुरी से 500 AD तक का जो काल है दोस्तों, वो प्राकृत का काल है। देश की दूसरी देशी भाषा प्राकृत है, जिसे साहित्यिक प्राकृत भी कहा जाता है। मित्रों, कौन सी भाषा कहा जाता है? साहित्यिक। प्राकृत भाषा जैन धर्म को समर्पित है। भगवान महावीर ने जनसाधारण को उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन शास्त्र को आगम कहा जाता है। मित्रों, आगम की रचना किस भाषा में हुई? प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका उत्तर है आगम की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। आगम की रचना किस भाषा में हुई मित्रों? प्राकृत भाषा में। दैट्स ऑल माय पार्ट। अगली चर्चा अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।